हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेक्सचुअल एंड कंटेक्चुअल अप्रोच के बारे में। तो ये आगे का लेक्चर है। इससे पहले हम हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ रहे थे और हिस्टोरिकल अप्रोच का ही आप कह सकते हो ये सब पार्ट है, जिसमें टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल अप्रोच जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेक्सचुअल कंटेक्चुअल अप्रोच के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, देखो जैसे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। कमेंट रेलेवेंस ऑफ कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2001 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो PSIR ऑप्शनल इस तरीके का सब्जेक्ट है ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखोगे आपको लगेगा ये सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं। इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, अगर आप PSIR कोई सोच रहा है PSIR लेने का, तो ऑप्शनल ले लेना चाहिए ये वाला, क्योंकि अच्छा ऑप्शनल है और आपको बहुत इजीली मैं आपको सारी एक एक वर्ड जो है ना समझा सकती हूँ और टर्म सारी आपको समझ में आ जाएंगी। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितने पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा नया कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, UPSC कुछ नया नहीं पूछ रहा है। ऑप्शनल्स में उनका सिलेबस सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, पैटर्न भी सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कंटेक्चुअल अप्रोच पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। और कंटेक्चुअल अप्रोच का एक और फॉर्म है कंटेक्चुअल अप्रोच। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको अगर शॉर्ट में बोलूँ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल अप्रोच में, तो बस इन शॉर्ट ये है कि टेक्सचुअल अप्रोच जो है वो ये कहती है कि हिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है, पॉलिटिकल थ्योरी के टेक्स्ट भी समझना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जा करके उसको समझो। ठीक है, कंटेक्चुअली जबकि ये कहते हैं कि भाई हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको आज के चीज़ों को समझना है तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता आप बिना हिस्ट्री पढ़े ही और आप आज के चीज़ें जो है अच्छे से इंटरप्रेट कर लो, क्योंकि कंटेक्चुअलिस्ट ये कहते हैं, जैसे स्किनर हो गए, ये कुछ कंटेक्चुअलिस्ट हैं आपके, स्किनर हो गए, पोकॉक हो गए, डन, कॉलोनी, ये सब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप हिस्ट्री पढ़े बिना ही आप आजकल पॉलिटिकल थ्योरी को के टेक्स्ट को आप कर लोगे इंटरप्रेट, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आप पॉलिटिकल थ्योरी के टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड नॉट द अदर वे राउंड। ठीक है, तो मोटी मोटी जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ वो यही है, ऑल इन ऑल निकल कर के सामने आती है कि टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल अप्रोच में ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब देखो ये PSIR ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है, 2021 के लिए चल रहा है, और आपके जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उससे 1 महीने पहले तक ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वेबसाइट पर आप जा सकते हो, www.readeferdu.com। वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऑप्शनल कोर्सेज सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये है हम लोग की वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आप PSIR ऑप्शनल क्लिक करोगे, देन दिस विल रीडायरेक्ट टू दिस पेज। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। तो वैलिडिटी आप देख सकते हो, कोर्स लॉन्च वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। अब ये इस कोर्स की मेन बात क्या है, इस कोर्स को 2 पार्ट्स में देखो डिवाइड किया हुआ है। एक तो यहाँ पर ये बेसिक कोर्स है और एक ये एडवांस कोर्स है। तो इसमें है क्या बेसिकली कि बेसिक कोर्स जो होगा वो फ्री रहेगा। यूट्यूब पे जो बेसिक कोर्सेज है वो फ्री रहेंगे। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी फ्री में, ये यूट्यूब वीडियो से ही क्लियर हो जाएगी। और जो आपका एडवांस कोर्स होगा उसमें होगा कि छोटे से छोटे भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे टेक्निक से किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बने बनाए, ये सब आपको एडवांस में मिल जाएंगे और एडवांस लेक्चर में। इसलिए हम लोगों ने ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई और क्वेरी हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। अब चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो कंटेक्चुअल अप्रोच में बेसिकली ये कहा है, कुछ राइटिंग्स हैं हैकर की 1961 की एंड प्लेमेंटास की 1963 की। तो इनकी राइटिंग्स में ये कहा गया है, ये टेक्सचुअल अप्रोच के सपोर्टर्स हैं, तो ये लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी टेक्स्ट जो है वो बिना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी के टेक्स्ट को स्टडी करना है। ये अप्रोच जो है वो 1945 से डोमिनेंट रही है, चलती आ रही है। पॉलिटिकल थ्योरी को फिलॉसफी का ही एक सब कैटेगरी माना गया है और इसके सेंट्रल कंसर्न्स 2 तरीके के रहे हैं। पहला इसका कंसर्न क्या रहा है कि जितने भी कंसेप्ट्स दिए गए हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, डिबेट में, वो सारे आपको क्लैरिफाई हो जाएं।
तो पहला कंसर्न तो ये है। दूसरा कंसर्न क्या है, जितने भी आपके पॉलिटिकल बिलीव्स और प्रिंसिपल्स रहे हैं आप उनको क्रिटिकली एग्जामिन करें। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि उसके प्रोज को भी देखें, उसके कॉन्स को भी देखें और दोनों को ही समझ के एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एक अपना व्यू पॉइंट सेट करें। इसको कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना। तो क्रिटिकली एग्जामिन और इवैल्यूएट करना जितने भी पॉलिटिकल बिलीव्स और प्रिंसिपल्स हैं आपके। तो ये है पॉलिटिकल थ्योरी का सेंट्रल कंसर्न्स कि फ़िलॉसफी की ये एक सब कैटेगरी है। सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिबेट में जितने भी कंसेप्ट्स हैं सबसे पहले वो क्लैरिफाई होंगे, फिर आपके जो बिलीव्स बनते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, उनको एग्जामिन किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो टेक्सचुअलिस्ट ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको कुछ आइडियाज़ ज़रूर दे सकती है, पर एक सेंट्रल रोल नहीं प्ले कर सकती है कि अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी के टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है तो वो एक सेंट्रल रोल नहीं प्ले कर सकती, बट हाँ आपको कुछ इंसाइट ज़रूर दे सकती है। ऑन दी अदर हैंड अब कुछ कंटेक्चुअलिस्ट भी हैं, जैसे कि स्किनर है, पोकॉक है, डन कॉलोनी। ये क्या कहते हैं कि सिर्फ एक टेक्सचुअल अप्रोच जो है अगर आप उसका यूज़ करते हो बिना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ओवरलुक करके, तो ये तो बहुत ही वीक अप्रोच बनती है। ठीक है, उससे आप कि अगर आपको पर्पस ही नहीं पता उस टेक्स्ट के लिखने का, मोटिवेशन ही नहीं पता, इंटेंशन क्या था ऑथर का, ये सब कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी के टेक्स्ट को आप अप्रोच कर सकते हो सही तरीके से। तो इसीलिए अगर आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देते हो तो फिर आप प्रॉपरली आप उस टेक्स्ट को ना ही इंटरप्रेट कर सकते हो और ना ही समझ सकते हो। तो ये चीज़ कही गई है कंटेक्चुअलिस्ट ने। कंटेक्चुअलिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी टेक्सचुअलिस्ट ने कहा है, टेक्सचुअलिस्ट ने क्या कहा था कि अगर आप कोई भी आपके पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी टेक्स्ट्स हैं, ठीक है, पुराने टेक्स्ट हैं, अगर आप उनको रीड कर भी लेते हो तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो जितने भी आप पॉलिटिकल टेक्स्ट के क्वेश्चंस, जितने भी पॉलिटिकल टेक्स्ट पढ़ोगे पास्ट के, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की हैं, उन टेक्स्ट ने इतने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो टेक्सचुअलिस्ट ने कहा, बट कंटेक्चुअलिस्ट उनके इसी व्यू में थोड़े से स्केप्टिकल हैं, वो ये बिलीव नहीं करते हैं टेक्सचुअलिस्ट की बातों को। स्किनर जो कि एक कंटेक्चुअलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो राइटिंग्स हैं कि जो भी आपके पॉलिटिकल क्वेश्चन, फंडामेंटल पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर सारे आपके आंसर्स प्रोवाइड करती हैं और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी ये फ़ायदेमंद होंगी, ये तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि आपके ये जो आप लिख रहे हो, कंटेक्चुअलिस्ट के को क्रिटिसाइज़ करते हुए स्किनर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल और मॉरल अजम्पशंस और बिलीव जो हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी के एक ग्रेट वर्क को अंडरलाइन करते हैं कि किसी पर्सन ने, आप एक बात बताओ, अगर आप आज के टाइम में, ठीक है, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आज के टाइम में मान लो आप आपको मान लो कि कुछ आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है, उसमें आपका ब्रेकअप हो गया। अब वो ब्रेकअप के बाद आपने एक किताब लिख दी, ठीक है, अब किताब लिखी आपने अपनी गर्लफ्रेंड पर या अपने बॉयफ्रेंड पर, ठीक है। अब हुआ क्या कि आज से 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, अब कोई अगर वो किताब को पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा? क्या वो आपकी बात समझे बिना आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है, आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसको जाने बिना क्या वो उसको करेक्टली आपकी किताब को इंटरप्रेट कर पाएगा? तो ये चीज़ कही गई है बेसिकली। तो स्किनर ये कहते हैं कि भाई आपको पहले वो इमोशंस जानने पड़ेंगे। आपके इमोशंस पहले कोई पर्सन अगर जानेगा और ये जानेगा कि भैया क्या क्या हुआ था आपके साथ, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने क्या क्या किया था आपके साथ और आपको धोखा दिया, क्या दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, जब तक आप जानोगे नहीं किसी ऑथर के और या फिर किसी राइटर के, आप इमोशंस नहीं जानोगे, उसका इंटेंट नहीं जानोगे, उसने क्यों लिखी वो किताब, वो नहीं जानोगे, तो आप उसका ये जो हिस्टोरिकली स्पेसिफिक क्रिएशन जो इसकी है वो आप समझ नहीं पाओगे तब तक। तो वो जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए पास्ट में देखना ज़रूरी है, ये स्किनर कहते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रेट वर्क्स हैं वो क्वेश्चंस भी रेज करते हैं और साथ ही साथ आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि अलग अलग सोसाइटीज़ और अलग अलग कल्चर्स के मुताबिक इन आंसर्स को आपको देना चाहिए। ठीक है, अब कंटेक्चुअलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी फॉर्मुलेशंस को, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स को, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड फॉर्मुलेशंस
और थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी और प्रैक्टिस का इंटर रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। मतलब कि एक तो हो गया थ्योरी, ठीक है, थ्योरी अलग होती है, साथ में आपका प्रैक्टिस अलग होती है ना। ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो, जैसे बचपन में कहते थे कि हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, है ना। बट ये क्या थी, वो आपकी थ्योरी थी खाली। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप क्या क्या बन रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। कि अगर सोचा तो ये था कि डॉक्टर बनेंगे पर बन गए पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, है ना। तो ये चीज़ होती है कि प्रैक्टिकल उसमें वो हम लोग सक्सीड हुए नहीं जो हम बनना चाहते थे। तो कंटेक्चुअलिस्ट यही कहते हैं कि अगर आपको थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स पॉलिटिक्स के बारे में आपको समझनी है, फॉर्मुलेशन समझने हैं, तो आपको पहले पॉलिटिकल थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का इंटर रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। और ये जो टेक्स्ट है ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के, कंट्रोवर्सीज़ के, डिबेट्स के, क्राइसिस के रिस्पॉन्स में आते हैं। बर्कीज़ की ऑब्जर्वेशन रही थी कि पॉलिटिकल थॉट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकल करके आता है एंड नॉट द अदर वे राउंड, ठीक है। आप प्रैक्टिकल आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उसी पर आपका पॉलिटिकल थॉट बेस्ड होगा। इसीलिए अलग अलग सोसाइटीज़ का, अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग आंसर्स भी रहते हैं। तो आंसर्स भी उन्हीं मुताबिक रहेंगे जो आपके सोसाइटी कल्चर होगी। अब जो भी आपके हिस्टोरियंस हैं पॉलिटिकल थॉट के, वो ये कहते हैं कि पुराने राइटर्स को अगर आप पढ़ते हो तो पुराने राइटर जो हैं वो किसी ना किसी लेवल पर अपनी अपनी ऑडियंसेस के साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। जैसे वही सेम बात हो गई, अगर आपने एक अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई किताब लिखी थी तो आपने ब्रेकअप से रिलेटेड वो कुछ आपने किताब लिखी कि भाई ये हुआ था मेरे साथ, तो अब जिस पर्सन ने ये एक्सपीरियंस किया होगा वो तो आपसे रिलेट कर जाएगा बहुत जल्दी कि हाँ हाँ ये तो हमारे साथ भी हुआ था। तो आप क्या कर गए, आप अपनी राइटिंग से अपनी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ आपने कम्युनिकेट कर लिया, आप उनके साथ, क्योंकि वो ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर गई, ठीक है। अब इसीलिए जब तक आप, अगर कोई बंदा 10 साल बाद अगर आपकी किताब पढ़ रहा है तो जब तक वो आपके इंटेंशंस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जब तक आप के इंटेंशन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा कि क्या आपका इंटेंशन था वो किताब लिखने के पीछे, या आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, आपके शब्दों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो प्रिवेल करते थे वो शब्द, तब तक वो उस मीनिंग जो है उस टेक्स्ट का वो नहीं समझ सकता अच्छे से। तो इसीलिए बिना किसी रेफरेंस के अगर आप सिर्फ एक किताब पढ़ लेते हो खाली पढ़ने के लिए कि कोई भी टाइम नहीं पता कि किस टाइम पर ये किताब लिखी गई थी, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल टाइम उसका पता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है सोशल इकोनॉमिक कल्चरल टाइम की, उस टाइम की, तो आप एक टेक्स्ट को एक अच्छे से अप्रोच नहीं करते, ठीक है। तो आप एक टेक्स्ट को एक बिब्लिकल सेंस में अप्रोच करते हो, जैसे कि बस जो आपने पढ़ा उसका मतलब आपको समझ में आ गया और बस आपको कुछ मोटा मोटा आपको इंटेंट, उसकी फील आई नहीं आपको समझ में कि वो टेक्स्ट की फील क्या थी, वो क्यों लिखा गया था, ठीक है। इसीलिए उस टेक्स्ट का, उस ऑथर का आपको इंटेंशन जानने, लैंग्वेज वर्ड जानने वो ज़रूरी है, टाइम रेफरेंस जानना ज़रूरी है, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल मिलियो जानना उसका ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मान लो अब आज से आप कोई किताब पढ़ते हो, मान लो आप कोई फ्रीडम फाइटर की किताब पढ़ते हो, अब वो फ्रीडम फाइटर के टाइम पर अगर वो उस किताब में लिखा हो कि भाई हमें हमारे लिए 10 रुपये जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, तो अब उस टाइम पर भाई 10 रुपये आज के फिर आप मान लो आपके 1000 रुपये के बराबर हो गया ना। तो इसलिए आपको वो टाइम पीरियड जानना ज़रूरी था। फ्रीडम फाइटर ने ये की किताब में आपको ये मिला कि उस टाइम ब्रिटिश ने हमें हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ये हुआ था हमारे साथ, ये अत्याचार हुए थे, ये सब चीज़ें हुई थी। तो इससे क्या है कि आपको उस वो टाइम के रेफरेंस में बात हो रही है, उस टाइम को आपको समझना ज़रूरी है, वो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल मिलियो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी आपको वो टेक्स्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसको समझ में आ गया आपको शब्द, वो मतलब नहीं होता फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात कही। अब टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में 2 तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले उसका टाइम पीरियड, जो मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड जानना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम पीरियड आपको ये दर्शाता है, जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो ना, अगर आपको ये पता होगा कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो आपको ये
ये दर्शाएगा कि किस तरीके से उस शब्द जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं, उन शब्दों का असल में मीनिंग क्या था। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इन शब्दों का उस टाइम पर ये मतलब हुआ करता था, तो आपको उस राइटर का इंटेंट समझ में आएगा और तभी आप उनके इमीडिएट सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेट भी कर पाएंगे। तो पहली चीज़ टाइम पीरियड, दूसरी चीज़ कि एम क्या था, पर्पस क्या था उस टेक्स्ट को लिखने का, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस राइटर ने, आपने ये किताब अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए क्यों लिखी, एम क्या था आपका, पर्पस क्या था, ठीक है, तो किस तरीके से एक ऑथर ने उस टाइम पर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल किया था, अपने कंटेम्प्रेरीज़ के साथ अगर आपने रिलेट कर दिया, तो आप अपने टेक्स्ट का मतलब जो है वो फाइनली समझ पाओगे। तो ये चीज़ कही गई है कि पहला टाइम पीरियड समझना ज़रूरी है, फिर आपको इंटेंट समझना ज़रूरी है, ऑथर का एम्स, पर्पस क्या था उस टेक्स्ट को लिखने का। अगर आपने ये सारी चीज़ें जो है समझ ली, पूरे एस्पेक्ट्स जो है आपने इसको कंसिडर कर लिया, समझ लिया, तभी आप समझ सकते हो कि ये क्यों लिखी गई थी चीज़, ठीक है। और तभी आप ये सब पढ़ पढ़ के आप एक एलिवेट हो जाते हो किसके स्टेटस पे, क्लासिक्स के स्टेटस पे। समझ गए? बस ये था इसमें। अब ये है कि अगर आप टेक्स्ट को समझते हो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अभी क्या हुआ था उसको समझते हो, ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपको एक प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ को आप अप्रिशिएट करोगे कि एक टाइम फ्रेम में किस तरीके के आइडियाज़ उस टाइम पर मौजूद थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रूसो का ये अटेम्प्ट रहा है कि वो गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को, स्टेट को और सॉवरेनिटी को अलग अलग करके बताते हैं। सॉवरेनिटी का उस टाइम का मतलब जो है वो गवर्नमेंट से नहीं था, या आपके जिन लोगों को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हो, जिन लोगों को एमएलएस को, एमपीज़ को आप इलेक्ट करके भेजते हो पार्लियामेंट में, उससे मतलब नहीं है सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी का मतलब था कि लोगों के हाथ में जो पावर होती है। रूसो के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी का मतलब ये था, सॉवरेनिटी इसी कंटेक्स्ट में यूज़ की जाती थी कि भाई लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लोग जो है वो लॉ मेकर्स का काम कर रहे हैं, खुद ही लॉ मेकर्स हैं लोग, क्योंकि लोगों के हाथ में उतनी पावर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं। रिप्रेजेंटेटिव्स को का सॉवरेनिटी से कोई लेना देना नहीं था उस टाइम पर, ना ही सॉवरेनिटी एक स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक था, तो स्टेट भी नहीं था। साथ में गवर्नमेंट को भी आपको डिफ़र किया गया था, गवर्नमेंट जो कि आपका एडमिनिस्टर भी करती है और लॉ भी एनफोर्स करती है, बट लॉ बना नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर्स कौन है? लोग होने चाहिए, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए। तो सॉवरेनिटी का मतलब था सीधा सीधा लोगों के साथ। तो सॉवरेनिटी इक्वल टू पीपल, ठीक है, एज पीपल एक्ट्स एज लॉ मेकर्स। इस तरीके से देखो। और अगर टाइम कम है, आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शनल में दिक्कत क्या होती है कि आपके या तो 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपका 200-250 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इतने सारे एक तो क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट से लिखने की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो कुछ ना कुछ आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि आप किस तरीके से एग्जामिनर को अपना पॉइंट जो है वो समझा सको। अगर मैं आपको ये लिख देती हूँ सॉवरेनिटी इक्वल टू पीपल, लॉ मेकर्स, मैंने आपको अपना पॉइंट समझा दिया, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट समझा सकती हूँ ये इस पूरी चीज़ से। तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, तो ये मतलब था कि सॉवरेनिटी का मतलब ना ही ये था कि रिप्रेजेंटेटिव, ये मतलब नहीं था। सॉवरेनिटी की अगर मैं बात करूँ कि उसका मतलब है आपकी गवर्नमेंट, वो भी मतलब नहीं था। सॉवरेनिटी की अगर मैं बात करूँ स्टेट, तो वो भी मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि सॉवरेनिटी का मतलब था पीपल, ठीक है, पावर विद द पीपल, एज पीपल वर लॉ मेकर्स। इसलिए जो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं रूसो के, वही सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको जीनियस बनाते हैं। और ये किसका ओपिनियन है? कैटलिन का ओपिनियन है ये, ठीक है। अलग अलग लोगों को देखो हाईलाइट करोगे, अलग अलग थिंकर्स को हाईलाइट करोगे, उनके आप ये बताओगे वो क्या सोचते थे, क्या कहते थे, तो वो आपके आंसर्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा वो आंसर। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसमें आप थिंकर ज़रूर ऐड करो अच्छे अच्छे, तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपका आंसर जो है एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा।
तो इसीलिए सॉवरेनिटी का मतलब क्या था, सॉवरेनिटी मेंट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द पीपल डायरेक्टली। अब ये कहा गया है यहाँ पर। तो ये था आपका टेक्सचुअल अप्रोच, कंटेक्सुअल अप्रोच, कैसे इंटरप्रेट करना है टेक्स्ट को, ये सब था इसमें। ठीक है, बस ये आपका पूरा टेक्सचुअल कंटेक्सुअल वाला लेक्चर था। देखो PSIR ऑप्शनल का पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा सारा सिलेबस। ठीक है, एक एक वर्ड, एक एक टर्म आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब कवर करेंगे। ऑल राइट, तो इतना ही था ये। किसी और का भी PSIR ऑप्शनल हो तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेक्चर शेयर करो, बताओ। ठीक है, दिस इज़ आवर वेबसाइट www.readefu.com एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट आवर चैनल एज मच एज़ यू कैन। जितना हो सके आप शेयर करें वीडियो, सो दैट हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।